कसम से इस वक्त इस देश के अंदर सर्कस चल रहा है। अब ध्रुव भाई को देख लो, क्या नेक्स्ट लेवल खिलाड़ी आदमी है। ये अपनी स्टोरी में बोल रहा है कि भाई लोगों की आवाज की ताकत देखो, 12 लाख की एग्जामिशन लिमिट मिल गई। इट सीम्स दैट गवर्नमेंट हैज फाइनली लिसन टू द मिडिल क्लास पीपल। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इस भाई ने जो मिडिल क्लास पर वीडियो डाली है, उसमें इसने मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन करा है, जरा आप सुन लो। हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास एक्चुअली में है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। यह है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अरे तो खिलाड़ी आदमी अगर आपके हिसाब से इंडिया का मिडिल क्लास ऑन एन एवरेज साल के 2.5 लाख ही कमाता है, तो उनको ये 12 लाख की एग्जामिशन लिमिट से कैसे बेनिफिट मिला? डू यू अंडरस्टैंड दिस? भाई 7 लाख तक की एग्जामिशन लिमिट तो पहले ही थी, अब वो बढ़ाकर 12 लाख हो गई। अगर इनकी डेफिनेशन के हिसाब से मिडिल क्लास ऑन एन एवरेज साल के 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो कैसे बेनिफिशियरी हुए इस एग्जामिशन लिमिट के? ये तो अपर क्लास हुए बेनिफिशियरी इसके। एक काट दिया भाई ने आपका। कुछ भी सर्कस चल रही है, सर्कस। आप जरा किशोर बयानी को ही सुन लो, जहां से इस भाई ने बोरो करा फ्रेमवर्क। India is divided into 3 parts. India 1 is the consuming class. Anybody who has a domestic help is for me is a consuming class. India 2 is the serving class, which makes our lives better. The drivers, the helpers, the peon, the watchman, the liftman. And for everyone, India 1, there is 3 to 3.5 India 2. And unfortunately, India 1 doesn't give enough money to India 2 to make them consume discretionary products. आपने ध्यान से सुना किशोर बयानी ने क्या बोला? इनके हिसाब से इंडिया 1, 2, 3 है, सेम क्लासिफिकेशन, अपर, मिडिल और लोअर। और इनके हिसाब से इंडिया 1 में वो लोग आते हैं जिनके पास कोई डोमेस्टिक हेल्प है। ये इंडिया 2 में यानी कि मिडिल क्लास में एक्चुअली डोमेस्टिक हेल्पर्स को रख रहे हैं, जिसमें मेड आ गई, पियोन आ गया, आपका लिफ्टमैन आ गया, कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर आ गया। और फिर इंडिया 3 में इन्होंने रखा फैक्ट्री लेबरर या फार्म लेबरर, जो एड रिसीव करते बेचारे। तो भाई साहब, मिडिल क्लास में जो डोमेस्टिक हेल्प आ रहा है, आर दे बेनिफिशियरी ऑफ दिस 12 लाख एग्जामिशन लिमिट? भाई आपने प्रभु वर्ग जो है समाज का, जो अपर क्लास है, जो इंडिया 1 है, उसको बेनिफिट मिला है इसका, ये जो 12 लाख एग्जामिशन लिमिट है। लेकिन आप इमोशन कहां से निचोड़ रहे हो? मिडिल क्लास बोलकर। ये क्या सर्कस चल रहा है भाई? और किशोर बयानी तो बिजनेसमैन है, इसने बिग बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैटेगराइजेशन करा था। इसने इसको इंडिया के मिडिल क्लास में यूज कर लिया। और क्यों यूज करा? क्योंकि इसने अपनी मिशन स्वराज वाली वीडियो में यह बोला कि इंडिया का टैक्स डेटा ये दिखाता है कि मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है, और मैंने उस पर जवाब दिया था। बुरी खबर यह है कि मिडिल क्लास का साइज कम होता जा रहा है। सरकारी टैक्स डेटा भी यही चीज क्लियरली दिखाता है। अब ये एक और एग्जांपल ले लो घटिया रिसर्च का। कह रहा है मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है, ये हमें पता चल रहा है टैक्स डेटा से। पर टैक्स डेटा से कैसे पता चल रहा है? और मिडिल क्लास है कौन? ही हैज नो आइडिया। ये देखो, थॉमस पिकेटी, अनमोल समांची, नितिन भारती वगैरह ने अपने पेपर में क्या लिखा है? गिवन द लिमिटेड कवरेज ऑफ टैक्स डेटा, इट कैन बी कंसिडर्ड रिलायबल ओनली फॉर टॉप इनकम्स, कवरिंग एट मोस्ट अबाउट 10% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स। मिडिल क्लास कौन है और मिडिल इनकम वाले कौन लोग हैं, और वो मिडिल इनकम क्या है, ये आप टैक्स डेटा से पता ही नहीं कर सकते। वो रिलायबल सोर्स ही नहीं है। रिसर्चर्स बतेरे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और तब जाके फाइनली एस्टिमेट करते हैं कि मिडिल 40% इनकम इंडिया में कौन है, कौन लोग कमाते हैं मिडिल 40%, और वो कितनी लेवल्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जो मिडिल 40% इनकम ग्रुप है इंडिया में, जिसमें अराउंड 37 करोड़ एडल्ट लाई करते हैं, उनकी एवरेज एनुअल इनकम कितनी है? 1,65,273 रुपए, बस। लेस देन 2 लाख रुपीज एनुअली। तो जब ये बोलता है उन पर टैक्स बर्डन पड़ रहा है और स्निपेट में दिखाता है इनकम टैक्स मेंशन्ड है, आर मिडिल 40% इवन पेइंग इनकम टैक्स? कुछ दे रहे होंगे इनमें से, बट मोस्ट ऑफ देम आरंट। ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है जर्मनी में बैठे बैठे 13-14 लाख पर एनम वाले वो होते हैं मिडिल क्लास इंडिया में, क्योंकि वो यूट्यूब में बहुत हल्ला काटते हैं।
अब क्योंकि ध्रुव मेरे अकाउंट को फॉलो करता है और उसने वीडियो भी देखी ही है, तो उसने सोचा कि भाई सेम बात पर बेइज्जती कराने से ज्यादा अच्छा है इस बारी किशोर बयानी की गोद में आकर बैठ जाओ, और वो भी किशोर बयानी को ढंग से मत सुनो कि उसने कैसे डिफाइन करा सो कॉल्ड मिडिल क्लास को, इंडिया 2 को। आप अगर उस सेम स्टडी को देखोगे जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई, तो आपको दिखेगा टॉप 10% में आने के लिए जो थ्रेशोल्ड इनकम है दैट इज अबाउट 2,90,848 रुपीज। अगर आप साल का इतना कमाते हो 2,90,000 जितना, तो आप ऑलरेडी टॉप 10% में शामिल हो जाते हो। और टॉप 10% की इंडिया में एवरेज इनकम है 13,52,985 रुपए। तो ध्रुव जो बोल रहा है कि मिडिल क्लास, एक्चुअली में इसने पूरी वीडियो अपनी बनाई थी अपर क्लास के डिफेंस में, और अब भी जो सरकार से बेनिफिट मिला है वो अपर क्लास को ही मिला है। क्योंकि आप इसकी वीडियो को ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि टोयोटा गाड़ी उस पर इतना क्यों टैक्स लग रहा है, फॉर्च्यूनर पे सरकार बहुत ज्यादा जीएसटी लगा रही है। भाई साहब फॉर्च्यूनर कौन खरीद रहा है, मिडिल क्लास खरीद रहा है। वो कह रहा है आईफोन पे इतना ज्यादा टैक्स हो रहा है, तो भाई कहां पर टैक्स लगा के रिकवरी करे, फिर आटे चावल पर लगाना चालू कर दे बहुत भारी मात्रा में, ये आप चाहते हो? 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती हैं। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। अरे भाई बिक्री कम नहीं हुई है, बिक्री की जो ग्रोथ रेट होती है एफएमसीजी में वो स्लो डाउन हुई है। बिक्री कम होने का मतलब होता कि सेल्स डिक्लाइन होती। आपने अपने स्टैटिस्टिक्स में दिखाया, जो स्लाइड में लगाया है, कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, सेल्स की ग्रोथ रेट में स्लो डाउन हुआ है, सेल्स डिक्लाइन नहीं हुई है। ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग मेरी पिछली वीडियो पे आके कमेंट कर रहे थे कि भाई ये बढ़ी हुई टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से अब डिमांड्स पर होगी, लोग कंजम्पशन पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिससे इकोनॉमी फिर से रिवाइव होगी। आई मीन यू रियली हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि जो लोग 7 लाख से 12 लाख पर एनम साल का कमा रहे हैं, नाउ दे विल सडनली थिंक कि यार मैं 4 डायपर खरीद रहा था अब 8 खरीद लेता हूं, मैं 5 बिस्किट के पैकेट खरीद रहा था अब मैं 6-7 खरीद लेता हूं। आई मीन इज इट रियली प्लॉजिबल? मैं आपको बता दूं, जो लो लेवल इनकम होती है जिन लोगों की, अगर उनको आप एडिशनल कुछ दोगे, क्योंकि उनकी कंजम्पशन पहले से ही बहुत सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो जो एडिशनल अमाउंट आता है उसका हायर प्रपोर्शन कंजम्पशन को डिवोट करते हैं। ये जो 7 से 12 वाले लोग हैं, ये एडिशनल अमाउंट का लोअर परसेंटेज कंजम्पशन को डिवोट करेंगे, स्पेशली एफएमसीजी को तो बहुत ही कम करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि इस समय इंडिया में दिक्कत चल क्या रही है। अभी रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था, उसको जब मैंने पढ़ा और ये 2 चार्ट देखे, तो मैं हैरान हो गया कि भाई जो सैलरीड इंप्लॉयज है इंडिया में, मेल और फीमेल, अभी तक उन्होंने सड़कों पर आकर दंगे फसाद क्यों नहीं करे? क्योंकि अगर आप राइट साइड पर देखोगे, ये ग्राफ आपको दिखाएगा इनकी एवरेज मंथली इनकम इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, तो आपको दिखेगा 2017-18 से 2023-24 तक गेन करना तो दूर की बात, इनकी रियल इनकम्स हैव डिक्लाइंड। ये 13-14 करोड़ की आबादी है, इनकी इनकम्स डिक्लाइन हुई है 6-7 सालों में। दे हैव गेन्ड नथिंग ड्यूरिंग मोदी ईयर्स, दे हैव लॉस्ट। उसके बाद भी ये बावले होकर बीजेपी के पीछे घूमते रहते हैं। अब राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड पर भी देखो, नॉमिनल इनकम्स तो बढ़ी है, इन्फ्लेशन एडजस्ट अगर आप ना करो तो, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके लेकिन गिरी है। आप देखोगे 2017-18 में जो नॉमिनल एवरेज मंथली सैलरी थी सैलरीड लोगों की, ये अगले साल डिक्लाइन हो गई, जबकि कोई कोविड कुछ नहीं आया था। सरकार ने सोचा कॉर्पोरेट टैक्स कट देते हैं, और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ना ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की कोई सैलरी बढ़ाई, वेजेस बढ़ाई, ना ही उन्होंने कोई मैस स्केल पर हायरिंग करी। उन्होंने चूरन बेचा आप सबको। रिसेशन चल रहा है यार, रिसेशन, दुनिया में रिसेशन चल रहा है, हमें तो फायर करना पड़ेगा, सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। मीनवाइल उनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 4 गुना बढ़ गए 3 सालों में। और ये बात ध्रुव ने कवर भी की अपनी वीडियो में, जिसने उसने बताया कि भाई गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर्स भी कॉग्निसेंट थे इस बात को लेकर के। सुन लो जरा।
देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने भी अपनी स्पीचेस में बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया है। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of two variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give. And that has not correspondingly grown at the same pace. 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में भी कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में डूबे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के सेल्फ इंटरेस्ट में यही होगा कि वो जॉब्स क्रिएट करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए। लेकिन अभी तक इन्होंने इसके लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं किया है, और ये करेंगे भी क्यों अगर इन्हें पता है कि चंदा धंधा मॉडल से ही सरकार चलती है। इन पॉलिटिशियंस को घूस दो और ये पॉलिटिशियंस हमारे फेवर में कानून बनाएंगे तो और कुछ करने की क्या ही जरूरत है। इसीलिए जॉब्स की सख्त कमी है देश में। ऐसे समय में अगर आप कंटेंट क्रिएशन जैसी नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो और इसे पैसे कमाने के लिए अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो मेरा ये कोर्स चेकआउट करो, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। अबे यार, मतलब सीरियस एनालिसिस के बीच में भाई ने अपना कोर्स प्लग इन कर दिया कि जॉब की अगर प्रॉब्लम है देश में तो मेरा कोर्स खरीद लो कंटेंट क्रिएशन का। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, भाई सरकार की अप्रोच ये है कि हमने आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़वा दिए, अब आपकी इच्छा है, आपको अगर जॉब देनी है दे दो, आपके इंटरेस्ट में ही है दे दो यार, सैलरी बढ़ा दो। उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। यहां पर आपको सोशलिस्ट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल लगेगा इन नेविगेटिंग थ्रू द प्रॉब्लम। भाई सोशलिस्ट ये कहते हैं कि कॉर्पोरेशंस और पूंजीपतियों के हित में है अगर उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो वेजेस को एज लो एज पॉसिबल देंगे। लेकिन इसका मैक्रो स्केल पर इंप्लीकेशन ये होता है कि जो वर्कर्स है उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि कॉर्पोरेशंस ने जो माल प्रोड्यूस किया है उसको वो खरीद सके। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में ध्रुव राठी वगैरह का सोल्यूशन ये है कि ये जो दामाद बना रखा है कॉर्पोरेट्स को, और सरकार की भी यही अप्रोच है कि ये जो कॉर्पोरेट्स को दामाद बना रखा है इनको मत छेड़ो। ये सो कॉल्ड मिडिल क्लास को, जो अपर क्लास है एक्चुअली, इसको टैक्स ब्रेक्स दो। लेकिन अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो एवरेज मंथली सैलरी है सैलरीड एम्प्लॉयज की, फॉर मेल्स इट इज अराउंड 22,000 रुपीज एंड फॉर फीमेल्स इट इज अराउंड 16,498 रुपीज। और जैसा कि सुभाष चंद्र गर्ग अपने आर्टिकल में लिखते हैं, ये पहले सरकार में फाइनेंस और इकोनॉमिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, कि ये जो इनकम ग्रुप है इनकी डिक्लाइनिंग रियल अर्निंग्स कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय इनकम टैक्स कंसेशंस ग्रांटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द सिंपल रीजन दैट मोस्ट ऑफ देम डोंट अर्न इनफ टू बी अमंग्स द टैक्स पेयर्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन सेइंग। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? डिमांड स्पर करने के लिए सरकार को इन लोगों को पैसा देना चाहिए था। और वो पैसा कहां से आता? टॉप इनकम अर्निंग ग्रुप्स को और वेल्थ ग्रुप को दबा के टैक्स करके, कॉर्पोरेशंस को दबा के टैक्स करके। बल्कि डिफरेंशियल टैक्सेशन सिस्टम भी आ सकता था कॉर्पोरेशंस को लेकर के, कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जा रहे इंप्लॉय कॉम्पनसेशन में, हायरिंग में या इंप्लॉय डेवलपमेंट में तो कम टैक्स, अगर वो जा रहा है आर&डी में तो कम टैक्स, जो कि आर&डी करना पसंद ही नहीं है हमारी कॉर्पोरेशंस को। लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट यूज हो रहे डिविडेंड पे आउट के लिए, शेयर बायबैक्स के लिए, तो दबा के टैक्स। और ये पैसा लेकर देना चाहिए था इस इनकम ग्रुप को हु हैव बीन लूजर्स। लेकिन वो अगर होता तो सारे इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग ध्रुव राठी रोने लग जाते कि ये फ्रीबीज क्यों बांट रहे हो, फ्रीबीज बांट के क्यों बिगाड़ रहे हो इनको, जबकि असल बेनिफिशियरी कौन है फ्रीबीज का?